बीएफसी मेंस और जेएस-2 गवर्नेंस के लेक्चर नंबर 3 है। तो यहाँ तक टॉपिक कंप्लीट करा चुकी थी। सहभागी शासन। लोकतंत्र में सहभागिता के दो अर्थ हैं। पहला है अक्रिय सहभागिता, जिसमें मतदाता अपनी मत के मूल्यों को नहीं समझता तथा शासन में कोई भागीदारी नहीं होती। सेकंड है सक्रिय सहभागिता। तो यहाँ नागरिक एक मतदाता के रूप में अपने मत के मूल्यों को समझता है, साथ ही परिणाम को भी प्रभावित करने की क्षमता रखता है। सहभागिता शासन में नागरिक लोक नीति के विचार निर्माण, क्रियान्वयन, कार्यकुशलता, विचार निर्माण, मूल्यांकन इत्यादि के स्तर पर निर्वाचित सरकार में सहभागी होता है। सहभागिता शासन यह स्थापित करता है कि व्यक्ति चाहे किसी भी धर्म जाति का हो, उसकी विवेक एवं क्षमता का सम्मान किया जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है सहभागी शासन के कारण नीति निर्माण एवं क्रियान्वयन का अंतर समाप्त होता है तथा स्थानीय शासन को महत्व मिलता है, जिसके कारण स्थानीय स्तर को समस्याओं का निराकरण इसी स्तर पर हो जाता है। और नेक्स्ट टॉपिक है समाज के वंचित एवं सुरक्षित वर्गों में राजनीतिक गतिशीलता बढ़ती है, जिससे निचले स्तर पर नेतृत्व क्षमता का विकास होता है। सहमति आधारित शासन। तो इसमें शासन जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप हो, साथ ही अल्पसंख्यकों की सहमति एवं सम्मान भी आवश्यक है, जिसे निम्न आधारों पर प्राप्त किया जा सकता है। तो पहला है समता परक एवं समावेशी स्तर पर शासन का लक्ष्य मानवीय गरिमा को सुनिश्चित करना है। सभी प्रकार के विषमताओं एवं शोषण को समाप्त करना। शासन के द्वारा लिए गए निर्णयों का सभी वर्गों को लाभ मिलना। सेकंड नंबर है सम्मान परक शासन के लिए कानून का शासन स्थापित हो, जिसमें विधि के समक्ष समता व विधियों का सम्मान संरक्षण होना चाहिए। थर्ड नंबर है निष्पक्ष न्यायपालिका और मौलिक अधिकार का समावेशन होना भी आवश्यक है। फोर्थ नंबर है आर्थिक अधिकार के अंतर्गत न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति, संसाधनों तक पहुंच सुनिश्चित होना। 5 नंबर है विकास के पर्याप्त एवं समान अवसर की उपलब्धता का होना। और 6 नंबर है राजनीतिक अधिकारों के अंतर्गत निर्वाचित करना और संगठन बनाने का अधिकार प्राप्त होने चाहिए। लोकतंत्र में प्रशासन। तो संवैधानिक मूल्यों पर आधारित होना चाहिए। मानवीय गरिमा एवं मूल्यों पर आधारित नागरिक केंद्र हो गया और सेवा परक हो गया। लोकतंत्र के प्रशासन संवैधानिक मूल्यों पर आधारित होना चाहिए। और सेकंड टॉपिक है मानवीय गरिमा एवं मूल्यों पर आधारित होना। और थर्ड है नागरिक केंद्र। और फोर्थ नंबर है सेवा परक। लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुरूप सुशासन एवं नव लोक प्रबंधन। 1990 के दशक में सुशासन की प्रक्रिया के उदय होने के साथ ही नव लोक प्रबंधन ने भी जन्म लिया। नव लोक प्रबंधन पर अधिक बल देता है, न कि लोक नीति पर। इसके अतिरिक्त निष्पादन मूल्यांकन जैसे मौलिक तत्व भी देखने को मिलते हैं। नव लोक प्रबंधन सार्वजनिक अभिकरणों को रूपांतरित करके एक संगठन के रूप में परिवर्तित करना चाहता है, जहां जनता का उससे संबंध ठीक वैसे ही हो जैसे जनता का बाजार से। और नेक्स्ट टॉपिक है वर्तमान समय में सार्वजनिक संस्थानों की सबसे बड़ी समस्या वित्तीय प्रबंधन की है, जिसके कारण सुशासन के द्वारा स्थापित आदर्शों को प्राप्त करना संभव नहीं हो पाया है। साथ ही ऐसी सरकारों में संरचनात्मक और प्रक्रियात्मक अक्षमता भी देखने को मिलती है। ऐसी समस्याओं के निराकरण हेतु नवीन लोक प्रबंधन आर्थिक प्रोत्साहन को बढ़ावा देने की बात करता है। इसके लिए सार्वजनिक संस्थानों में उदारीकरण, निजीकरण और निवेश की प्रक्रिया का पालन किया जा सकता है। इस तरह नव लोक प्रबंधन सुशासन के लिए एक अत्यंत निवेशी तत्व के रूप में प्रतीत होता है। नव लोक प्रबंधन कार्यपालिका अभिकरणों की स्वायत्तता तथा अन्य सुधारों की भी बात करता है, जैसे प्रशासन संबंधी कुछ गतिविधियों को स्वायत्त सत्ता को सौंपकर
विकेंद्रीकरण करना चाहिए। और नेक्स्ट टॉपिक है सिटीजन चार्टर तथा नागरिक घोषणा पत्र को अपनाना चाहिए। और निजीकरण व निगमनात्मक संगठनों को प्रोत्साहन, आईटी द्वारा प्रशासन को सरल बनाना, उदारीकरण, निजीकरण और विनिवेशीकरण को सरकारी संगठनों में लागू करना, सूचना के अधिकार सबके लिए सुनिश्चित करना, अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों अभिशासन में भूमिका तो योगदान इसके देख लेते हैं लोग। तो विकास एवं वित्तीय सहायता प्रदान करना, लोक नीतियों के निर्धारण में सहायक पारदर्शिता हो गया। और आर्थिक सुधार, नवीन लोक प्रबंधन को बढ़ावा देना, सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्ति हेतु कार्य करना, विभिन्न सूचकांकों के माध्यमों से देशों का आकलन एवं सुझाव संबंधी उपाय बताना, विस्तृत विकास संरचना का सहायक रणनीतियों द्वारा अच्छे अभिशासन का प्रस्तुतिकरण। और कमियां, इसके कमियां देख लेते हैं लोग। कमियां या सीमाएं, संसाधनों एवं अन्य तकनीकी विषयों पर सिर्फ विकसित देशों पर निर्भर। और नेक्स्ट टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के निर्णयन प्रक्रिया में विकसित देशों का वर्चस्व होना, ऐसे संस्थानों के मध्य सामंजस्य में कमी, जैसे यूएन में सुरक्षा परिषद कभी कभी सत्तावादी प्रतीत होता है। और स्वयं की मशीनरी ना होने से सूचकांकों को सही निर्धारण की समस्या। और नेक्स्ट टॉपिक है सभी देशों के साथ समान सहयोग संबंधों का ना होना। और निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थान पूर्ण रूप से ना सही किंतु सीमित अर्थों में अच्छे अभिशासन के स्थापना में भागीदार। सिविल समाज तो योगदान इसके देख लेते हैं तो पारदर्शिता लाने का प्रयास शासन एवं प्रशासन के स्तर पर और सरकार व समाज के मध्य एक कड़ी के रूप में कार्य करना और मानवाधिकारों की रक्षा करना, भ्रष्टाचार उन्मूलन हेतु कार्य करना, प्रभावी जनभागीदारी हेतु जन चेतना लाना और सामाजिक उत्तरदायित्व को प्रभावी बनाना, सभी समाज के विकास के आदर्शों के साथ सामाजिक सशक्तिकरण के रूप में कार्य करना, प्रचलित कल्याण कार्यक्रम के क्रियान्वयन में पारदर्शिता के साथ उसे लागू करवाना। इसके कमियां देख लेते हैं तो पहला है संकीर्ण मानसिकता आधारित समूहों या सिविल सोसाइटी जो समाज में विभेदक की स्थितियां उत्पन्न करती है। और सेकंड है विकसित देशों द्वारा उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान कर दुरुपयोग किया जाना, भ्रष्टाचार से संबंधित समस्याएं जिसमें ब्लैक मनी को वाइट किया जाना, मनी लॉन्ड्रिंग इत्यादि। अंततः सिविल सोसाइटी जहां एक तरफ सुशासन के इस प्रक्रिया में अपनी भूमिका का निर्वहन का निर्धारण करता है, वही कुछ सीमित सिविल सोसाइटी द्वारा कुछ समस्याओं को भी जन्म दिया जाता है। भविष्य के संदर्भ में सिविल सोसाइटी सरकार के साथ मिलकर राष्ट्र और समाज के विकास हेतु बेहतर भूमिका निभा सकती है। सरकार सिविल सोसाइटी के नियमन एवं कानूनों के द्वारा भ्रष्टाचार और उन अन्य समस्याओं को नियंत्रित कर सकती है। विकासशील देशों में अच्छे अभिशासन में बाधाएं तो कौन कौन सी बाधाएं हैं तो भ्रष्टाचार हो गया, औपनिवेशिक कार्य संस्कृति, खुले सिविल समाज की कमी हो गया, नौ लोक प्रबंधन को ना अपनाना, नियम आधारित नैतिकता व सामाजिक मूल्यों पर आधारित नैतिकता में अंतर किया जाना और संसाधनों की कमी हो गया, अच्छे अभिशासन के अनुरूप संवैधानिक एवं कानूनी परिवर्तन करना। अच्छे अभिशासन में कौटिल्य के विचार तो राजा का कर्तव्य उसके व्यक्तित्व के साथ निर्देशित होनी चाहिए, अर्थात कर्तव्य आधारित व्यक्तित्व का होना तथा जनहित हेतु भली प्रकार निर्देशित। सरकार को अपने उद्देश्यों और लक्ष्यों को खोए बिना अति से बचना चाहिए और राजा व मंत्रियों के आचार संहिता से अनुशासित जीवन होना, कानून व्यवस्था राजा का उत्तरदायित्व हो, भ्रष्ट कर्मचारी के विरोधात्मक और द्वंद्वात्मक कार्य व उपाय किया जाना चाहिए। राजा को मंत्रिपरिषद से मंत्री को हटाकर किसी अच्छे व्यक्ति की नियुक्ति करने का अधिकार होना चाहिए। प्रशासनिक गुणों को सीखने के लिए शिक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए और स्वास्थ्य स्थायित्व के दौर में अच्छे अभिशासन को बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए।
सरकार ने खास करके सुशासन को प्राप्त करने के लिए क्या क्या प्रयास किया है, तो ई गवर्नेंस का प्रारंभ किया जाना और नागरिक चार्टर की शुरुआत, ई चौपालों की स्थापना, सूचना एवं सुविधा केंद्रों की स्थापना, सिविल सेवकों के प्रशिक्षण, विषय वस्तु में अपेक्षित परिवर्तन, कार्यों का विकेंद्रीकरण, राजनीतिकों एवं सिविल सेवकों के आचार संहिता के मापदंडों नियमावली में परिवर्तन, प्रशासन में जनता की भागीदारी को सुनिश्चित करना और प्रशासनिक सुधार के अंतर्गत उत्तम शासन व्यवस्था के लिए क्षमता निर्माण, विभिन्न राज्यों के उत्तम शासन के अभिवृद्धि के लिए सकल खिड़की के व्यवस्था और प्रशासन में अपेक्षित सुधार हेतु समय समय पर समितियों का गठन किया जाना एवं उनके सुधारों को अपनाया जाना चाहिए। संविधान संशोधन के माध्यम से राजनीतिक सुधार अपनाया जाना और सूचना के अधिकार, पारदर्शिता, सूचना का अधिकार में देखेंगे तो इसमें पारदर्शिता हो गया और शासन व्यवस्था के अंतर्गत, पारदर्शिता से तात्पर्य शासन प्रक्रिया के अंतर्गत संचालित किसी भी प्रकार की नीति, निर्णय, क्रियान्वयन, उसमें आने वाले खर्चों अर्थात वित्तीय व्यवस्था के प्रति उनका संचालनों, सूचनाओं तक उनकी पहुंच को सुनिश्चित करना और जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी। तो एक ऐसी प्रक्रिया जिसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रशासनिक पद पर स्थापित हो वह अपने से ऊपर के अधिकारी के प्रति जवाबदेह होता है। और पारदर्शिता में देखेंगे लोग तो पारदर्शिता से तात्पर्य आम जनता तक सूचना की उपलब्धता और सरकारी संस्थानों के क्रियान्वयन की स्पष्टता या जानकारी उपलब्ध कराना। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने अपनी रिपोर्ट में सूचना के अधिकार को सुशासन के कुंजी बताया है, जिसके माध्यम से पारदर्शिता सुनिश्चित की जाती है। पारदर्शिता की विशेषताएं कौन कौन से हैं, तो नियमों एवं प्रक्रियाओं को स्पष्ट होना, अधिकार एवं कर्तव्य का सुनिश्चित होना, सूचना की उपलब्धता एवं सूचना तक पहुंच सुनिश्चित होना। और पारदर्शिता के आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं, तो पारदर्शिता हेतु निम्न 3 माध्यमों का प्रयोग किया जा सकता है। पहला है सूचना का अधिकार, तो इसमें सूचना की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न शासी निकायों, संस्थाओं, संगठनों के द्वारा जनता के मध्य सूचनाओं का प्रकटीकरण एवं साझाकरण। और नेक्स्ट टॉपिक है सूचना तक पहुंच, समाज के गरीब, कमजोर वर्गों को सार्वजनिक नीतियों और कार्यों के बारे में सूचना प्रदान करने या इसे प्राप्त करने में सक्षम बनाना। सरकारी कामकाज से संबंधित सूचना नागरिकों को शासन प्रक्रिया में भागीदारी बनाने में सक्षम होगी। जवाबदेही तंत्र, तो कानूनी संगठनों को संवैधानिक प्रावधानों, विधियों एवं संसाधनों के माध्यम से गठित तंत्र एवं निकायों की जवाबदेहिता सुनिश्चित करना। संसद, न्यायपालिका एवं केंद्रीय राज्य आयोगों की जवाबदेहिता सुनिश्चित करना। नागरिक समाज और गैर सरकारी संगठन एवं मीडिया तंत्र जवाबदेहिता सुनिश्चित करना। और व्हिसल ब्लोअर एक्ट 2014, तो इसमें देखेंगे व्हिसल ब्लोअर एक्ट 2014, इस एक्ट के माध्यम से प्रशासनिक एवं शासन व्यवस्था में कार्यरत व्यक्तियों एवं संगठनों के सदस्यों द्वारा अपनी नियोक्ताओं के नियंत्रण में संचालित अवैध या अनैतिक प्रथाओं का प्रकटीकरण करना सुनिश्चित करना है। मौजूदा कानून के दायरे में राष्ट्रीय सुरक्षा, संप्रभुता, राष्ट्रीय सुरक्षा तथा आर्थिक हितों के मुद्दों को बाहर करने के लिए संशोधन प्रस्तावित है। जवाबदेहिता में देखेंगे लोग तो जवाबदेहिता से तात्पर्य मूलतः जवाब देने से है। इसके अंतर्गत प्रशासनिक व्यवस्था में किसी संगठन या संस्था में विभिन्न स्तर पर अधिकारी तंत्र मौजूद होता है, जिससे पदानुक्रम के अनुसार निचले स्तर का अधिकारी अपने से उच्च पद पर स्थापित अधिकारी के प्रति जवाबदेह होता है। जवाबदेहिता मूलतः औपचारिक एवं कानूनी प्रकृति की होती है। लोकतंत्र एवं जवाबदेहिता, तो लोकतंत्र से तात्पर्य जनता के द्वारा जनता के लिए जनता के शासन है। अतः एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता मालिक की तरह होती है तथा सरकार एवं उसके सभी अंग सेवक की तरह होते हैं। अतः जवाबदेहिता जनता की प्रति होनी चाहिए और जवाबदेहिता के माध्यम से सरकार की निरंकुशता को रोका जा सकता है। नागरिक केंद्रित प्रशासन स्थापित किया जा सकता है। नागरिक सशक्तिकरण प्राप्त किया जा सकता है। प्रशासनिक सुधार लागू किए जा सकते हैं। संवैधानिक प्रावधान, तो भारतीय संविधान में विभिन्न प्रावधानों के माध्यम से शासन की जवाबदेहिता को सुनिश्चित किया जा
सुनिश्चित किया गया है। मौलिक अधिकार भारत के नागरिकों को राज्य के विरुद्ध अधिकार है, जिसके अंतर्गत लोक सेवक भी आते हैं और राज्य के नीति निर्देशक तत्व राज्य के शांति निर्धारण के साथ यह निर्देश देता है कि जब भी एक सिविल सेवक कोई निर्णय लेता है तो उसे सदैव निर्देशक तत्वों के प्रति जवाबदेह होना पड़ेगा। अनुच्छेद 311 यह स्थापित करता है कि किसी भी सिविल सेवक को उसे नियुक्त करने वाले पदाधिकारी की अनुमति के बिना हटाए नहीं जा सकते हैं। सूचना का अधिकार, तो सूचना का अधिकार जनता के सार्वजनिक हित से जुड़ा हुआ है, जिसके अंतर्गत जनता सवाल पूछ सकती है, लेकिन प्रशासन में गोपनीयता से संबंधित प्रावधान पारदर्शिता के लिए समस्याप्रद है, जैसे आधिकारिक गुप्तता 1925, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872, सिविल सेवा आचरण संहिता 1964। ये तीनों ही प्रावधान सिविल सेवकों को स्वविवेक के आधार पर निर्णय लेने के प्रावधान करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप भ्रष्टाचार, लालफीताशाही, असंवेदनशीलता बढ़ती है, प्रतिनिधित्व लोकतंत्र के प्रति असंतोष उत्पन्न होता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सत्ता परिवर्तन से व्यवस्था परिवर्तन देखा गया है, लेकिन इसके मार्ग में बड़े बाधा प्रशासनिक तंत्र के रूप में देखा गया है। भारतीय प्रशासनिक तंत्र औपनिवेशिक मानसिकता, अभिजन केंद्रित प्रशासनिक दृष्टिकोण, असंवेदनशीलता और भ्रष्टाचार, जिसके परिणाम स्वरूप भूमि सुधार असफल हुए, आदिवासी पिछड़े क्षेत्रों में शोषण एवं दमन हुए तथा व्यापक स्तर पर गरीबी एवं बेरोजगारी की स्थिति या समस्या उत्पन्न हुई। परिणाम स्वरूप 70 के दशक में गैर सरकारी संगठनों ने अहिंसात्मक तरीके से इन समस्याओं के सरकार के सक्षम रखा। सक्रिय नागरिक समाज के इस दौर में सुधारों पर बल दिया गया। उच्चतम न्यायालय की पहल पर इस दिशा में सक्रियता देखने को मिली और उत्तर प्रदेश बनाम राजनारायण मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय लिया कि जनता को सब कुछ जानने का अधिकार है जो जनहित में है। एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जानने के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में जोड़ दिया तथा आरटीआई को एक संस्थागत रूप देने की बात की और राजनीतिक स्तर पर 1997 में भारत सरकार ने एच.डी. शौर्या की अध्यक्षता में एक समिति गठित की, जिसने एक ड्राफ्ट तैयार किया। 2002 में इसे सरकार को सौंपा गया, लेकिन लागू नहीं किया जा सका। 2005 में सूचना के अधिकार अधिनियम के द्वारा सूचना के अधिकार को कानूनी स्वरूप प्रदान कर दिया गया। तो ये कंप्लीट टॉपिक था और बाकी के टॉपिक धीरे धीरे कंप्लीट कराते जाएंगे। तो अगर वीडियो पसंद है तो लाइक, शेयर एंड कमेंट, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।